नमस्कार छात्रों। मैं राम रतन सर फिर से आ गया हूं आपके साथ ब्रह्मास्त्र बैच में रॉय रिव्यू क्लासेस के साथ। और पहले मैं आपका एक पहले वीडियो फर्स्ट वीडियो दिया था, उसमें रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया के बारे में बताए थे। यदि कोई बच्चे उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उसको देख लेंगे, तभी सेकेंड पार्ट में आएंगे, ताकि वह ये पाठ पूरा बढ़िया से समझ आ सके। इसलिए आप पीछे जरूर देखेंगे। ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग जिसमें हमने आपको पार्ट 1 के बारे में बहुत सारी बातें बताए थे, और उनमें बताए थे कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो बताए थे मिस्र से। और बताए थे कि केमिस्ट्री शब्द किससे बना है, तो केमिया वर्ड से। उसमें ही और बताए थे कि केमिस्ट्री के पिता किन्हें कहा जाता है, तो एंटोनी डिवोजियर को बताए थे कि ये केमिस्ट्री के पिता है। भारतीय रसायन शास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है, ये भी बताए थे, और वो थे पीसी राय, जिनका पूरा नाम था प्रफुल्ल चंद्र राय। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। चलिए अब चलते हैं रासायनिक समीकरण की ओर। चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं। इस पार्ट 1 के पॉइंट है रासायनिक समीकरण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये रासायनिक समीकरण को अंग्रेजी में केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। चलिए सबसे पहले जानते कि रासायनिक समीकरण कहते किसको। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के जो संकेत या जो चिन्ह होते हैं, उसकी सहायता से उस अभिक्रिया के बारे में दिखाया जाता है या लिखा जाता है, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस रासायनिक समीकरण के लिए सभी बच्चों को तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। जो अभी तक पूरे ब्रह्मांड में 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 100। तत्व की संख्या अभी तक पूरा 118 तत्व है, जिसमें कम से कम बच्चों को 1 से 30 तक तो कंठस्थ याद होनी चाहिए। बाकी जो जरूरत है क्लास 10 तक, उनमें लगभग 50 से 60 को तत्व को एकदम बढ़िया से याद रखेंगे। यानी हम इस रासायनिक समीकरण को समझने के लिए, इस रासायनिक समीकरण को समझने के लिए तत्वों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तत्व का ज्ञान, साथ में उसका संकेत और परमाणु संख्या भी याद होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो रासायनिक समीकरण, जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण बताता हूं। अब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ हमने अभिक्रिया करवाया। हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाया तो बन गया HCl, और ये संतुलित समीकरण है। तो देखिए, इसको रासायनिक समीकरण का प्रयोग क्यों किया गया। अब हाइड्रोजन को हम लोग पूरा लिखते हाइड्रोजन, फिर लिखते प्लस का चिन्ह के क्लोरीन, तीर का निशान देते, और तब हम लोग क्या करते उसके बारे में। अब ये जो है कैल्शियम, सॉरी, ये जो HCl बना, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, अब फिर लिखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बताइए कि इतना बड़ा हाइड्रोजन क्लोराइड इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है। इसी को शॉर्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया गया। इस रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन के संकेत, क्लोरीन के संकेत तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के संकेत को लिखा गया, ताकि ये छोटा हो सके और बच्चों को सही से समझ में आ सके।
इसीलिए रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया गया। ऐसे तो बहुत कम एग्जाम में ही पूछे जाते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, क्योंकि इसके परिभाषा से मतलब नहीं है। ये कहते किसको है समझ लीजिए, यही बहुत है। देखिए एक बार फिर से बताते हैं कि ये रासायनिक समीकरण क्यों बनाए गए। तो रासायनिक समीकरण को बताए, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी उसको, जो उसमें भाग लेने वाले पदार्थ थे, या तो संकेत या तो सूत्र के द्वारा उस अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम के ऊपर। अब लिखा कैसे जाता है, रासायनिक समीकरण हो गया, लिखने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण के दो तरफ है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब बच्चों को सबसे बड़ा परेशानी ये होता है, उनको ये नहीं पता चल पाता कि कौन वाला बायां साइड है और कौन वाला दाहिना साइड है। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, आप बोर्ड, कॉपी, स्लेट कोई भी चीज पे लिख रहे हैं, आप ऐसे खड़े हो जाएं और खड़ा होकर के अपने दाहिने हाथ और बाएं हाथ को देखिए। जिस तरफ दाहिना हाथ वो दायां साइड कहलाएगा, जिस तरफ दाहिना हाथ वो दायां साइड कहलाएगा, और जिस तरफ बायां हाथ वह बायां साइड कहलाएगा, यानी बायां तरफ कहलाएगा। मतलब सीधा सा पता चल गया, ये वाला बायां साइड है और ये वाला दाहिना साइड है, यानी इसे राइट साइड कहेंगे और इधर वाले को लेफ्ट साइड कहेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था, एक होता है अभिकारक और एक होता है प्रतिफल। अभिकारक को लिखा जाता है बायां साइड में और प्रतिफल को लिखा जाता है दाहिना साइड में। अभिकारक को लिखा जाता है बायां साइड में और प्रतिफल को लिखा जाता है दाहिना साइड में। ये समीकरण के, रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम है। अब आइएगा इसके संकेत और इसमें कुछ और कहानियां। जब दो को पदार्थ या तत्व, जब दो पदार्थ या तीन पदार्थ या चार पदार्थ मिलते हैं या मिलाया जाता है, तो बीच में जोड़ का चिन्ह दे करके उसको दिखाया जाता है कि इसमें दो पदार्थ या दो तत्व या दो यौगिक आपस में मिल रहे हैं। देखिए इसमें हमने हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन को मिलाया, तो इससे पता चल रहा है कि दो गो तत्व मिल करके हाइड्रोजन क्लोरीन का निर्माण किया, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण किया, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण। इसमें क्या देखिए कि यदि इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी, तो हमने देखा कि ए को बी के साथ मिलाया या अभिक्रिया करवाया तो एगो प्राप्त हुआ सी, जिसे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, बी को क्लोरीन कहेंगे और ए को हाइड्रोजन कहेंगे। इस तरह के एक सूत्र बन गए, फॉर्मूला बन गए। एक और देखेंगे, जब कोई अन्य दो तत्व या यौगिक या पदार्थ को आप मिलाए और इधर भी दो तत्व या पदार्थ, दो नए तत्व या पदार्थ या यौगिक का निर्माण हुआ, तो हम कहते हैं कि ये भी रासायनिक समीकरण के नियम है। क्या है? रासायनिक समीकरण के नियम है। तो ये थे रासायनिक समीकरण के नियम। जब अभिक्रिया होता है तो जिधर हो रहा है उस तरफ तीर का निशान दे करके हम उस अभिक्रिया के बारे में बताते हैं। ये थे रासायनिक समीकरण के नियम की बात। अब आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण के नियम के बाद अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण को। रासायनिक समीकरण जो है वो दो तरह के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। फिर से आते हैं, रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं। रासायनिक रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं।
पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिएगा इसमें दोनों तरह के रासायनिक समीकरण को बताते हैं। ये रासायनिक समीकरण में हम कैसे पहचानेंगे कि ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित? तो फिर से हम वही रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया गया तो हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हुआ। अब इसमें हम चेक करेंगे कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण है या असंतुलित रासायनिक समीकरण है। चेक करेंगे कि संतुलित है तो ये जांच करने का तरीका देखेंगे कि कैसे जांच करेंगे। तो हम अभी बताएं कि आपके दाहिने साइड वाला दायां पक्ष यानी दायां तरफ कहलाता है। कौन सा साइड कहलाता है? तो दायां तरफ कहलाता है। और जो आपके बाएं साइड में है उसे बायां साइड कहते हैं यानी बायां तरफ कहते हैं। हम चेक करेंगे कि बायां तरफ और दाहिना तरफ दोनों साइड में तत्वों की संख्या या पदार्थों की संख्या या यौगिकों की संख्या में जो तत्व है वह बराबर है कि नहीं। यदि बराबर दोनों तरफ मिल गए तो कहेंगे कि यह संतुलित समीकरण है। यदि बराबर नहीं मिले तो वह असंतुलित समीकरण कहलाएंगे। अब हम लोग जांच करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या को। हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे, हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे यानी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को देखेंगे तो देखिए इस तरफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 2 है। इधर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इधर भी हाइड्रोजन की 2 संख्या है। देखिए हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है यानी 2 हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा हुआ यानी यहां पर भी 2 हाइड्रोजन। अब आते हैं इसमें दूसरा नंबर पे है क्लोरीन। तो देखिएगा क्लोरीन की परमाणु संख्या, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है यानी Cl। इसकी परमाणु संख्या इस तरफ 2 है तो दाहिना तरफ चेक करेंगे, इस तरफ भी परमाणु संख्या कितने हैं? 2 हैं। इससे ये पता चल गया कि यह जो है समीकरण कैसा समीकरण है? तो ये संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण है। कौन सा समीकरण है? संतुलित समीकरण है। तो ये तो पहचान कर लिए कि यह संतुलित समीकरण है। अब चेक करेंगे कि असंतुलित समीकरण कैसे होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि असंतुलित समीकरण कैसे होते हैं उसे चेक करते हैं। असंतुलित समीकरण कैसे होते हैं? अब एक और समीकरण हम लिख रहे हैं, देखिएगा। असंतुलित समीकरण में जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है जल। क्या बनता है? जल, जिसे हम H2O के नाम से जानते हैं। इस समीकरण को हम लोग चेक करेंगे कि यह समीकरण संतुलित है या असंतुलित। फिर से पहले हम लोग चलेंगे बायां पक्ष की ओर। बायां तरफ देखेंगे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या देखेंगे। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो देखिए इस तरफ 2 हाइड्रोजन हैं। साथ में हम लोग ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या देख लेते हैं, परमाणु संख्या को देख लेते हैं। तो इस तरफ भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। अब उस तरफ मिलाते हैं तो इधर देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो है वो 2 है।
सॉरी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, लेकिन लेकिन आगे चेक करेंगे, जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या ऑक्सीजन की परमाणु संख्या मात्र 1 है। अब देखिए, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, कौन तरफ, बायां तरफ, और दायां तरफ में देखेंगे, बायां तरफ में देखेंगे इधर 2 और 1 है। फिर से एक बार, हाइड्रोजन देखिए बायां तरफ में 2, ऑक्सीजन तरफ में 2, दाहिना तरफ में हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ऐसे समीकरण को हम लोग असंतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान द्वारा संतुलित किया जाता है, उसे बोलते हैं अनुमान द्वारा संतुलित विधि। क्या कहते हैं? अनुमान द्वारा संतुलित विधि। अनुमान द्वारा संतुलित विधि, संतुलित विधि। हम जब असंतुलित समीकरण को जिस विधि से हम लोग बनाते हैं, यानी उसको ठीक करते हैं, संतुलित करते हैं, तो ऐसे समीकरण को बनाने की विधि को अनुमान द्वारा संतुलित समीकरण कहते हैं। अनुमान द्वारा संतुलित समीकरण कहते हैं या संतुलित विधि कहते हैं। एक चीज और बता दूं, जब हम किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, तो रासायनिक समीकरण के संतुलन के दरमियान एक नियम का प्रयोग करते हैं। उस नियम को कहते हैं उस नियम को कहते हैं अनस्वरता का नियम। देखिए, नियम को लिखते हैं, जब कोई रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, जब कोई रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, तो संतुलितकरण के जो नियम है, उस नियम को कहते हैं अनस्वरता का नियम। अनस्वरता का नियम, वर्ता का नियम। ये नियम कहता क्या है, जो समझिएगा। ये नियम का कहना है, ये नियम का कहना है कि चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो, कोई भी पदार्थ का निर्माण हो रहा हो, उसमें कोई, इस नियम के बारे में बता रहे हैं, एक बार फिर से देखेंगे, इस नियम के बारे में बता रहे हैं। कौन सा नियम बता रहे हैं? तो देखिएगा, अनवरकता का नियम, अनस्वरता का नियम। अनस्वरता का नियम कहता है, अनस्वरता का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, इसमें कोई ना तो नया पदार्थ का निर्माण होगा और ना ही उसका नाश होगा। फिर से सुनिएगा, यह नियम कहता है कि कोई भी रासायनिक समीकरण में, यानी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो निर्माण होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो निर्माण होता है, निर्माण होता है। फिर से, अनस्वरकता का नियम कहता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो निर्माण होता है और ना उसका नाश होता है, ना उसका नाश होता है, नाश होता है। ये बात को ध्यान रखेंगे। मतलब इसका कहने का अर्थ है सीधा सीधा कि जिस पदार्थ या तत्व या यौगिक को मिलाएंगे, उसी के परमाणु यानी तत्व निकल करके उसी के दूसरे पदार्थ या तत्व से मिलकर नए पदार्थ बनाएंगे। अलग से कोई पदार्थ नहीं आएगा। जैसे अभी हमने देखा कि जब कोई जल का निर्माण हो रहा था, जब जल का निर्माण हो रहा था, जब हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया, तो जल का निर्माण हुआ। इसमें हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। भले मिलकर जल बना, भले ही मिलकर नया पदार्थ जल बना, लेकिन तीसरा कोई पदार्थ नहीं आया।
ना ही तीसरा कोई यौगिक आया और ना ही कोई तीसरा तत्व आया। इससे यही कहा गया, अनवरकता का नियम कहता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया में ना कोई नया पदार्थ बनता है और ना ही उसका नाश होता है। ना ही कोई नया पदार्थ बनता है और ना ही उसका नाश होता है। चलिए हम लोग अनुमान द्वारा संतुलित विधि को जानेंगे और कुछ समीकरण देंगे जिसको संतुलित करना है, कुछ समीकरण देंगे जिसको संतुलित करना है। आगे बढ़ते हैं, समीकरण देखिएगा और सीखिएगा कैसे संतुलित करना है। मैं बता दूं, ये हर साल बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 1 या 2 प्रश्न संतुलित करने के लिए देते हैं। चलिए हम सब कुछ समीकरण लिख रहे हैं। जैसे एक समीकरण, एक चीज और ध्यान देंगे, कोई भी समीकरण लिख रहे हो उसमें हमें ये नहीं पढ़ना कि वह तत्व है यौगिक है, उससे हमको मतलब नहीं है। पढ़ने आए ना आए उससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ तत्व को देखेंगे कि वह कौन सा तत्व है और कितनी उसकी संख्या है, इसी को देखेंगे। एक्स्ट्रा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि MgCl2 के साथ हाइड्रोजन गैस निकला। चलिए तो हमको हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। फिर से एक बार ध्यान देंगे, फिर से ये देखिए आपका एक समीकरण लिख दिया गया, एक समीकरण लिख दिया गया। देखिएगा ये समीकरण है आपका। इस समीकरण में ये नहीं हमको करना है कि ये मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हमको कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ देखना है कि ये तत्व है और इस तत्व में कितनी इसकी परमाणु संख्या है। लिखते हैं Mg मैग्नीशियम लिखेंगे। यदि आपको नहीं भी लिखना आता तो डायरेक्ट आप करेंगे क्या, उससे हमको कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे Mg की परमाणु संख्या। Mg की परमाणु संख्या, Mg की परमाणु संख्या इधर देखेंगे एक है, कितना है, Mg के एगो है, एगो है। फिर देखेंगे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, तो इसमें भी एक है। दूसरा क्लोरीन की परमाणु संख्या, क्लोरीन की परमाणु संख्या देखिए क्लोरीन भी एक है। हमने किस साइड को देखा, तो हमने देख लिया बाया साइड को। किस साइड को, बाया तरफ हमने देखा। पहले हम एक तरफ पूरा देखेंगे, पहले बाया तरफ देख लेंगे फिर दाहिना तरफ देखेंगे, पहले बाया तरफ देखेंगे फिर दाहिना तरफ देखेंगे। अब यह है हमारा दाहिना तरफ, दाहिना तरफ यानी दाया तरफ। दाया तरफ की बात करते हैं तो इसमें चेक करेंगे। अब देखिए इसमें मैग्नीशियम की परमाणु संख्या चेक करते हैं, मैग्नीशियम की संख्या चेक करते हैं, परमाणु संख्या। तो देखिए Mg की जो संख्या है वो एक है। Cl क्लोरीन की जो संख्या है, क्लोरीन की जो संख्या है यानी Cl वो 2 है। हाइड्रोजन की संख्या है, हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 2 है, हाइड्रोजन की भी संख्या 2 है। अब देखिए इधर 1 1 1 और इधर 1 2 2, ये दोनों आपस में दायां और बायां तरफ बराबर नहीं है, यानी यह असंतुलित समीकरण है। अब इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए किसी भी तत्व या यौगिक के आगे हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जिस सूत्र में जो बनता है प्रतिफल, उस प्रतिफल में जो मेन यौगिक या पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्लिष्ट सूत्र, क्लिष्ट सूत्र के नाम से जानते हैं। तो MgCl2 जो है क्लिष्ट सूत्र है। चाहे कुछ भी बने हम लोग उस तत्व या परमाणु के आगे अंक को लगाते हैं और अंक को लगा करके उसको संतुलित करते हैं। चलिए देखिएगा हम लोग शुरू करते हैं। मैग्नीशियम एक बराबर है, क्लोरीन 1 क्लोरीन 2, इधर कम है। हम क्लोरीन को 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर 2 लगा के चेक करेंगे। 2 लगाए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए,
देखिएगा हाइड्रोजन भी क्या हो गए, 2 हो गए। तो यहां पर लिख देते हैं हाइड्रोजन को। देखिएगा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, और क्लोरीन भी 2 हो गए। चलिए अब देखिएगा, जब हमने दोनों को 2 कर दिया तो अब हमें लगा कि इधर मैग्नीशियम 1, चलिए इधर भी मैग्नीशियम 1, चलिए बराबर। इधर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2, दोनों तरफ सब बराबर, सब बराबर हो गया तो ये समीकरण संतुलित हो गया, और इसे बोलते हैं अनुमान द्वारा संतुलित विधि। कौन सी विधि, अनुमान द्वारा संतुलित विधि कहते हैं। अभी हम लोग 4-5 और अभी देखेंगे उदाहरण को, जिससे हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे। चलिए अभी हमने एक उदाहरण को देखा था, ऐसे ऐसे हम मेरे पास 4-5 उदाहरण है, जिसे हम लोग देखेंगे कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। एक हुआ, चलिए अब दूसरा समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण को देखेंगे कि यह कैसे संतुलित किया जाता है। दूसरा समीकरण है आपका एफ ई प्लस H2O, Fe प्लस H2O, इससे मिलकर बन रहा है, लिखेंगे Fe3O4 प्लस, फिर इसमें आएगा H2। अब ये आपका समीकरण है। इस समीकरण को चेक करना है कि यह संतुलित है या असंतुलित। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं सभी के बारे में। देखिएगा Fe की परमाणु संख्या चेक करते हैं, Fe की परमाणु संख्या चेक करते हैं, Fe की परमाणु संख्या चेक करते हैं, Fe की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के बारे में। तो देखिएगा Fe जो है उसकी परमाणु संख्या मात्र 1 है, और कौन सा साइड, तो बता रहे हैं ये है आपका कौन सा साइड, तो बायां तरफ। कौन सा तरफ, ये बात को एकदम ध्यान रखिए, बार बार बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कॉपी पे पता ही नहीं चलता कि कौन बायां तरफ है और कौन दाहिना तरफ है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो मैं बात एक बार 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 बता रहा हूं कि आप बोर्ड के सामने खड़े हो जाएं, दाहिना और बायां हाथ उठा लें, उसके बाद जो आपका दाहिना हाथ जिस साइड पड़े वो कराएगा दायां तरफ। कौन सा, दायां तरफ। फिर से एक बार सुनेंगे, यानी इसको कहते हैं राइट साइड। आप हाथ उठा लीजिए, दाहिने हाथ के तरफ वाले को राइट साइड और बाएं हाथ के तरफ वाला को लेफ्ट साइड कहते हैं। तो हम लोग पहले एक तरफ देख लेते हैं लेफ्ट साइड के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है वो है 2। कितने हैं, 2। साथ में अब देखेंगे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या की बात करते हैं तो वो है मात्र 1। ये हो गया है आपका बायां तरफ। अब आते हैं दाहिने तरफ की ओर। दाहिना तरफ में भी चेक करेंगे, Fe की संख्या देखेंगे तो वो है 3। ऑक्सीजन की संख्या चेक करेंगे तो वो है 4। हाइड्रोजन की संख्या चेक करेंगे तो वो है 2। अब देखिए सामने सामने रहे तो अच्छा लगेगा, तो इसीलिए हम इसको फिर से एक बार लिखते हैं, यानी सामने सामने करते हैं। पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को लिखेंगे, हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी, ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 4। ये साफ पता चल रहा है कि यह असंतुलित समीकरण है। कौन सी समीकरण, असंतुलित समीकरण। अब इसे हम संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, संतुलित करेंगे, क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए इसे क्या करते हैं, चलिए चेक करते हैं। संतुलित,
थोड़ा सा रुक जाएंगे। कलर, चलिए तो हम लोग अब इसको संतुलित करेंगे। देखिए, असंतुलित समीकरण में जो ये आपके तत्व थे उसको हम व्हाइट कलर से लिखे। अब क्या करेंगे, इसमें 3 है और इसमें 1 है, तो ऐसा करते हैं 3 3 दोनों बराबर करने के लिए यहां पर लगा देंगे 3, तो इसकी संख्या 1 के जगह पे क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब आइए, इसमें ऑक्सीजन की संख्या है 4, कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या है 4 और हाइड्रोजन की संख्या है 2। तो ऐसा करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए ऑक्सीजन की जगह पर हम लोग लगाते हैं 4। तो देखिए यहां पर ऑक्सीजन 1 के जगह पे 4 हो जाएंगे और हाइड्रोजन की संख्या में बदलाव होगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तब तो देखिए गड़बड़ हो गया, 3 के 3 तो रह गए, 4 के 4 रह गए, हाइड्रोजन की संख्या बायां तरफ बढ़ गया, यानी कि लेफ्ट साइड बढ़ गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर से इसमें 4 लिख देंगे, इसके साथ यह समीकरण 2 के जगह पर 8 बन जाएगा। अब देखिए, इधर भी 3 तो इधर भी 3, इधर हाइड्रोजन 8 तो इधर भी हाइड्रोजन 8, इधर ऑक्सीजन 4 तो इधर भी ऑक्सीजन 4। तो ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये दूसरा समीकरण संतुलित हुआ। ऐसे आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके 1-2 बार जरूर देखेंगे। चलिए अब तीसरा समीकरण की ओर चलते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा समीकरण, तीसरा समीकरण देखिएगा, अब आपका चल रहा है तीसरा समीकरण की ओर। 3rd नंबर समीकरण चलेंगे, 3rd नंबर समीकरण की ओर। तीसरा समीकरण है आपका, देखिएगा C3H8, C3H8। आपको कोई भी समीकरण दे देगा, ये नहीं कि आपके वो चैप्टर में है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। कोई भी समीकरण को दे करके आपको कहेगा, या तो क्वेश्चन कहेगा इनमें से कौन संतुलित समीकरण है, या क्वेश्चन कहेगा इनमें से कौन असंतुलित समीकरण है। ऑप्शन वाले में देंगे तो ऑप्शन वाले में आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन संतुलित समीकरण है या इनमें से कौन असंतुलित समीकरण है। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर जो पदार्थ नए बनेंगे वो होंगे CO2 और इसके साथ जो नए पदार्थ बनेंगे वो होंगे H2O, H2O। अब फिर से इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं, एकदम आराम से देखेंगे कि क्या नया पदार्थ, सॉरी कितने इसकी संख्या है। सबसे पहले C यानी कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन की परमाणु संख्या, तो देखिए C कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यानी H8 है। उसके साथ ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितने हैं, तो वो है 2। कौन सा तरफ, अभी बार बार बता रहा हूं, कौन सा तरफ, ए लेफ्ट साइड, कौन सा साइड, लेफ्ट साइड, और इधर कौन सा तरफ, राइट साइड। राइट साइड में अब चेक करेंगे कार्बन की संख्या यानी कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन की परमाणु संख्या इस साइड मात्र 1 है। ऑक्सीजन की नहीं, हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या की बात करें तो हाइड्रोजन की संख्या 2। ऑक्सीजन की संख्या की बात करें तो 2 गो इसमें और 1 इसमें, पूरा 3 ऑक्सीजन। अब देखिए, ना ही कार्बन बराबर है, ना ही हाइड्रोजन बराबर है और ना ही ऑक्सीजन बराबर है। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हमने बताया इसमें कौन सा नियम लगता है, तो अनुमान द्वारा संतुलन विधि, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, दिमाग में लगाइए जोड़ और उसको दिखाइए, खोजिए
कि कहां पर किसको लगाएंगे तब वो उसकी संख्या घट या बढ़ जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं कार्बन से। इधर कार्बन 3, इधर 1, चलो इसको कर देते हैं 3। तो ये कार्बन बन गए कितने? 3। चलिए कार्बन 3 बने, ऑक्सीजन हो गए 6, ऑक्सीजन बन गए 6 और 1 7, अभी भी नहीं बाकी। कितने बने? अभी 7 बने। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहां 8 है, लगा देते हैं 4, तो हाइड्रोजन हो गए 8, लेकिन 3 दूनी 6 और 4 10 बन गए आपके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हो गए? 10। हाइड्रोजन में जैसे ही 4 को जोड़ा गया, 4 को उसको दिखाया गया, यानी 4 गुना किया गया, तो वह 10 हो गए। अब इधर चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, इधर देखेंगे तो इसमें 3 तो ये ठीक है कार्बन की संख्या, साथ में ऑक्सीजन की संख्या गड़बड़ हो रही है, हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गए हैं। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए 10 है, तो यहां पर 5 से गुना कर देते हैं, तो 5 दूनी कितना हो जाता है? 10। अब देखिए ये जो नया समीकरण बनकर आया संतुलित समीकरण, वो है C3, वो है आपके नए समीकरण C3, वो नए समीकरण है आपके C3H8 प्लस 5O2, तो अभिक्रिया हुआ 3CO2 प्लस 4H2O, ये आपका संतुलित समीकरण हो गया। कैसे समीकरण हो गए? संतुलित समीकरण हो गए। ये आपका संतुलित समीकरण हो गया। अब संतुलित समीकरण तो हो गए, इतनी सारी संतुलित समीकरण आपने 3 देखे, आपकी किताब में और 2-4 होंगे, उसको आप रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे, बनाएंगे। नहीं समझ में आया फिर से रिपीट वीडियो को देखेंगे, प्रयास करेंगे कि वो बने, और यदि समय मिलेगा तो एक बार फिर से इस समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समीकरण जो संतुलित होते हैं, इससे हमें क्या सूचनाएं मिलती है उसके बारे में। तो ये जो समीकरण संतुलित करते हैं, इससे हमें क्या सूचनाएं मिलती है इसके बारे में, बाकी और 2-4 समीकरण दे देंगे जिससे आपको संतुलित कर लेंगे घर पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समीकरण को संतुलित करने से ये जानना जरूरी है कि आपको समीकरण को संतुलित करने से पहले संकेत या सूत्र याद होनी चाहिए, साथ में कौन से अभिक्रिया का या कौन से तत्व के कौन से संकेत हैं इसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ और अन्य भी जानकारियां मिलती है, जैसे प्रतिफलों में मोलों का अनुपात और प्रतिफल में द्रव्यमान का अनुपात का भी पता चलता है। ये हो गए आपके रासायनिक समीकरण में प्राप्त होने वाले सूचनाएं, और बहुत सारी सूचनाएं हैं, ऐसे तो एग्जाम में देता नहीं सूचना, फिर भी आपको बता दिए। आगे बढ़ेंगे, इस रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है। तो देखिए सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसको बहुत कम क्षेत्र में किसी भी अभिक्रिया को दिखा देते हैं। जैसे अभी हमने देखा, बहुत सारे समीकरण को देखा हमने, जैसे ये देखिए अभिक्रिया को हमने देखा। अब इसको पूरा लिखना होता तो इसे हम जब वर्ड में लिखते तो एक बड़ा सा अभिक्रिया बनता, और इसको लिखना या कहीं दर्शाना बहुत कठिन होता। तो इसलिए सबसे बड़ा लाभ है कि कागज की जगह बचती है, और छोटे जगह में बड़ा से बड़ा समीकरण को आराम से दिखा देते हैं। इसमें प्रतिफल और अभिकारक दोनों को बताने में आसानी होती। साथ में वैज्ञानिकों ने इस समीकरण को रासायनिक संकेत में करके समीकरण को बहुत आसान कर दिया। तो ये थे रासायनिक समीकरण के लाभ। अब खास पॉइंट बच गया कि रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं हैं। तो देखिएगा रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं हैं, तो ध्यान देंगे। ये रासायनिक समीकरण ये नहीं बताता कि कौन ठोस है कौन द्रव है, ये समीकरण ये नहीं बताएगा। ये समीकरण ये नहीं बताएगा कि ये समीकरण इसकी कुछ सीमाएं हैं।
ये नहीं बताएगा कि यह ठोस बन रहा है या द्रव्य बन रहा है या गैस बन रहा है। इसमें कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, कभी कभी मिलती है, जब कोई समीकरण में तीर का निशान ऊपर की ओर रहता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि वह गैस है, या तीर का निशान नीचे की ओर रहता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि वह अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, यानी ठोस के रूप में मिल रहा है। लेकिन ये खास जानकारी नहीं देता कि यह ठोस है कि द्रव्य है कि गैस है, ये जानकारी नहीं देता। अभिक्रिया के स्वरूप अभिक्रिया के समय ये भी हमें खास पता नहीं चलता कि वह उष्मा निकाल रहा है तो कितना निकाल रहा है, या वो उष्मा का अवशोषण कर रहा है तो कितना अवशोषण कर रहा है, माने वो गर्म हो रहा है कि ठंडा हो रहा है, इसकी भी जानकारी यह रासायनिक समीकरण नहीं देती। रासायनिक समीकरण यह नहीं बताती कि यह क्या, कि यह गर्म हो रहा है कि ठंडा हो रहा है। इसके साथ साथ ये समीकरण, रासायनिक जो समीकरण होते हैं, दाब, ताप, सांद्रता, उत्प्रेरक, ये सब की जानकारी हमें नहीं देता। फिर से ये रासायनिक समीकरण में यह नहीं पता चलता कि यह अभिक्रिया की में कौन दिशा में, किन दिशाओं में, जैसे ताप, दाब, सांद्रता, ये सब में कुछ नहीं बता सकता है। ये थे आपके रासायनिक समीकरण के कुछ नियम, और बहुत सारे नियम है। जैसे विस्फोट हो रहा है तो भी पता नहीं चल पाएगा उतना, कि इसकी बारे की जानकारी नहीं देगा, और कैसे क्या खर्च हो रहा है इसकी भी जानकारी ये रासायनिक समीकरण नहीं देता है। तो ये थे आपके रासायनिक समीकरण के कुछ नियम। अब आते हैं रासायनिक सम को अधिक उपयोग बनाना। ये समीकरण को ज्यादा उपयोग कैसे बनाया गया, चलिए अब हम लोग एक खास बात जानेंगे। ऐसे तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को अधिक उपयोगी बनाना, यानी कैसे रासायनिक अभिक्रिया को अधिक उपयोगी बनाया गया, जिसकी जरूरत ज्यादा होने लगी। अब इसके 5-6 तरीके थे अधिक उपयोगी बनाने का। हम 6 पॉइंट्स को लिख रहे हैं, वो देखिएगा कि कैसे कैसे ये अधिक उपयोगी बना। सबसे पहले अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती। पहला नंबर बोले अभिकारकों, अभिकारकों एवं अभिकारकों एवं प्रतिफलों, प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती। भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। अवस्था, भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है इस समीकरण से। अवस्था की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, यही इसको सबसे मिलती है, ये बनाया गया। तो फिर से एक बार आते हैं, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है, भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की भी जानकारी मिलती है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की, अभिक्रिया की जानकारी मिलती, जानकारी मिलती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी तो आप बताएं कि रासायनिक समीकरण में ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी की जानकारी नहीं मिलती, तो हमने ये नहीं बताया कि जानकारी नहीं मिलती। जानकारी मिलती है, लेकिन ये नहीं जानकारी मिलती कि वह कितना गर्म हो रहा है या कितना ठंडा हो रहा है। ये हमको टेम्परेचर नहीं मिलता, कितना गर्म हो रहा है। कभी कभी समीकरण देखेंगे तो लिखेगा कि ये गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है या उड़ रहा है गैस, या नीचे अब छेप मिल रहा है, ये पता चलता है। लेकिन कितना गर्म हो रहा है या कितना ठंडा हो रहा है, ये जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती। अगला पॉइंट है
गैस से उत्सर्जन की जानकारी अभी बताया हमने। गैस की जानकारी जरूर मिलती है, गैस की उत्सर्जन की जानकारी, उत्सर्जन की जानकारी मिलती है। इससे क्या मिलती है? गैस की उत्सर्जन की जानकारी। अभी हमने बताया जिस समीकरण में तीर का निशान ऊपर की ओर रहे समझिए उसमें गैस निकलेगा। और सबसे ज्यादा समीकरण में जब हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन के बगल में एक तीर का निशान दे करके ऊपर कर दिया जाएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस निकल रहा है इसमें से। तो ये हो गए आपके गैस के उत्सर्जन की जानकारी मिलना। अगला पॉइंट है तीसरा नंबर, अगला पॉइंट है तीसरा नंबर, और वो पॉइंट है आपका कि अवक्षेप बनने की विधि। अभी बताए थे कि अवक्षेप, अवक्षेप बनने की विधि भी बताता है, बनने की जानकारी देता है हमको। क्या? अवक्षेप। जब कोई समीकरण में तीर का निशान नीचे की ओर रहे तो समझ लीजिएगा कि उसमें कोई ना कोई अवक्षेप बन रहा है, या नीचे तीर का निशान ये बताता है कि उसमें कोई अवक्षेप बन रहा है। अगला पॉइंट चलेंगे आगे की ओर, अगला पॉइंट देखेंगे, चौथा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट है आपका, चौथा नंबर पॉइंट है राम, चौथा नंबर पॉइंट है अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। ये अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी मिलता है, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी मिलता है, शर्तों की जानकारी मिलता है। और अंतिम पांचवा नंबर पॉइंट में है कि अभिक्रिया की उत्क्रमणिता की जानकारी मिलता है। अभिक्रिया की, अभिक्रिया की, अभिक्रिया की उत्क्रमणिता क्या होता है? उत्क्रमणिता, उत्क्रमणियता, उत्क्रमणिता, उत्क्रमी, उत्क्रमी, गलती हो रहा है थोड़ा। चलिए तो हमने क्या बताया? अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी मिलती है इसमें। ये थे आपके, और एक मैं बता दूं यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखिएगा हम बार बार इसको ढूंढ रहे थे कि कहाँ चला गया। तो ये 6 पॉइंट थे आपके, पूरे 6 पॉइंट थे और ये 5 में हो गया था। देखिएगा ध्यान से ये 6 पॉइंट कहाँ थे। तो देखिए हम जब लिख रहे थे तो देखेंगे यहाँ पर दो बार लिखा गया था, तो मैं ऐसे सुधार देता हूं, यानी 6 गो जानकारी मिलता है, 1 2 3, ये चौथा नंबर, और ये पांचवा, और ये छठा नंबर जानकारी थी। चलिए दोस्तों ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो देखते रहें, ताकि और भी आसान से आसान भाषा में हम इस केमिस्ट्री को पढ़ा सकें। आप हमें खुश करें, हम आपको खुश करेंगे। थैंक यू।